Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 25th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. Guys, we are going to start first of all the previous day session to revise with the help of MCQs. So try to answer the questions before I provide you the correct answers. Yesterday we celebrated 24th April as the National Panchayati Raj Day. So the correct answer is 24th of April. कल भी हमने इसको रिवाइज किया था कि 24th of April is the date when in 1993 the government of India implemented the 73rd Constitution Amendment Act of 1992. ये एक्ट था 1992 का और अमेंडमेंट का नंबर था 73rd and it was implemented in 1993 on the date it was 24th of April. So इसी डेट को हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं. You can also recall that in 2004 the government of India created separate ministry for Panchayati Raj institutions. So it was in 2004. Next question is which one is not the example of fast moving consumer goods? Yesterday we also discussed about FMCG products. So here you have to find out that which one is not the FMCG goods. Hair oil and soap both are FMCG products because बहुत जल्दी ये कंज्यूम हो जाते हैं. कुछ ऑप्शन नंबर बी फेयरनेस क्रीम एंड हेयर ऑयल ये भी ऐसे हैं कि बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं. टॉयलेटरीज लाइक हार्पिक वगैरह, बेबी फूड प्रोडक्ट्स ये सब बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, फास्टली मूव करते हैं. बट ऑप्शन सी वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर ये कंज्यूमेबल गुड्स नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स हैं. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फसाई? आपने देखा होगा कि जितने भी फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या शॉप्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास में फसाई का लाइसेंस होता है. अब तो जो स्ट्रीट फूड है उनके लिए भी लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया है. वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक पीरियोडिकल उनका इंस्पेक्शन होता है कि आप फसाई के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फूड की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एवरीवेयर. सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स फुल फॉर्म. फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी नो, फूड सेफ्टी सर्विस नो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फसाई. देखो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चंस. ऑप्शन नंबर 4 विच वन इज the administrative ministry for the implementation of FSAI. तो FSAI कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर. द करेक्ट आंसर इज बी. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द FSAI. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the full form of NABARD? Yesterday we also discussed about NABARD, so you have to find out the correct expanded form of NABARD. National Agriculture Bank for All Around? No. National Bank for Agriculture and Rural Development? National Authority? No. None of the above? No. So the correct answer is the National Bank for Agriculture and Rural Development. This is the correct option. NABARD was established in the year. It was established in which year? A 1981, 82, 83, 88. So the correct answer is 1982 because नाबार्ड के लिए अलग से एक नाबार्ड एक्ट आया था. एक्ट था नाबार्ड एक्ट 1981. बट इसी एक्ट के थ्रू नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में. प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में नाबार्ड से बहुत बार क्वेश्चन आया है. इट्स अ मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, सो कीप इट इन माइंड.
Climate Strategy 2030 has been introduced as the blueprint for green financing by, किसने इस स्ट्रेटेजी को एज ए ब्लूप्रिंट इंट्रोड्यूस किया है? सो दिस इज ऑफ कोर्स नाबार्ड, बिकॉज कल हम इसी स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो नाबार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? ए बी सी डी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, पंचायती राज। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज इसका मेन वर्क है ग्रीन फाइनेंसिंग पर, अब ये फोकस कर रहा है। बट इससे पहले भी क्या है, ये फाइनेंस का काम करता है और रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दोनों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराने का इसका काम है नाबार्ड का। इससे पहले ये जो वर्क था, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई एंड देयर वर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन आरबीआई and which were looking for the development of rural areas and the agriculture, but later on it was advised by a committee that we should create an independent body to look into the affairs of rural development and the agriculture development. So the NABARD was created in 1982. दोहा is a city in which of the country? दोहा कहाँ पर है? कल हमने इसका भी डिस्कस किया, बिकॉज हमास और इजराइल इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराने के लिए दोहा में कुछ मीटिंग्स की एफर्ट्स एक कंट्री है वहां की गवर्नमेंट कर रही है। सो दिस इज कतर। कतर की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है दोहा में मीटिंग करवाने के लिए कि हमास और इजराइल के लीडर्स वहां पर एक मीटिंग करें, वहां एटलीस्ट कुछ उनके बीच में जो डेलिब्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, ये तो ईरान आपको पता ही है, बिल्कुल नहीं। दुबई नो, यूएई नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। blank space has a military wing known as Is al-Din al-Qassam Brigades that has conducted many anti-Israel attacks in both Israel and Palestinian territories since 1990s। तो ये कौन से ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसके यहाँ अपनी एक ब्रिगेड है, इज अल-दीन अल-कसाम ब्रिगेड। इस ब्रिगेड ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, पैलेस्तीन की जो टेरिटरी है उसमें भी और इजराइल की टेरिटरी है उसमें भी। सो विच वन इज द ऑर्गेनाइजेशन? अल-कायदा। देखो ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लीडर कौन हुआ करता था? ओसामा बिन लादेन। ठीक है। आईएसआईएस, ये भी अपना अपने एक सीरिया और इराक के रीजन में काम करने वाला जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री जो है ग्रुप है। और हिजबुल मुजाहिदीन, ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी मिलिट्री नहीं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसने मोस्टली काम किया है पाकिस्तान से, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट में जेएंडके में। तो ये भी देखो, ये भी टेररिस्ट ग्रुप है, ये भी टेररिस्ट ग्रुप है, ये भी टेररिस्ट ग्रुप है, और ये भी टेररिस्ट ग्रुप है। सो हमास इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमास की ही एक ब्रिगेड है ये जो है, जिसका नाम इज अल-दीन अल-कसाम ब्रिगेड। So this is the correct option. Now we are going to have the topics for today's current affairs. So first one is denying the women child care leave is violation of Constitution. Supreme Court. In this judgment, the Supreme Court observed that if some organization or it is whether the state government or central government organization or a private organization, if that organization is denying the leave for the women for child care, then it's the violation of Constitution. तो Constitution का ये वायलेशन है। क्या है इशू? क्या था कि अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को जो है डायरेक्ट किया कि आप अपनी जो चाइल्ड केयर लीव की पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू कीजिए, बिकॉज जो वर्किंग मदर हैं और स्पेशली ऐसे बच्चों की मदर जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, कई बार होता है कि कुछ चाइल्ड होते हैं वो दिव्यांग होते हैं या तो मेंटली वीक होते हैं, है ना, और ऐसे बच्चों के लिए माता को रिक्वायरमेंट होती है कि वो मींस चाइल्ड केयर लीव लें और अपने बच्चों की केयर करें। ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट स्टेट एज द एम्प्लॉयर, जहां स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, जहां स्टेट एक एम्प्लॉयर है और वहां उसके यहाँ अगर वर्किंग मदर वर्क कर रही है तो स्टेट कैन नॉट इग्नोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मदर्स एट होम व्हाइल शी इज सर्विंग द स्टेट। तो स्टेट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता कि उसके यहाँ पर जो मदर है वो वर्क कर रही हैं,
उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पर भी होती है, बच्चों के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो स्टेट इसको इग्नोर नहीं कर सकता। द स्टेट शुड कोऑपरेट, उनको स्पेशल आपको देना ही पड़ेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट। मींस जो विमेन है उसमें, अगर जो विमेन है और वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहती हैं, तो ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है। इट्स नॉट दी बेगिंग। मीन्स उनको आप कोई डोनेशन नहीं दे रहे हो, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो उनको कोई डोनेशन नहीं दे रही है, बल्कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है कि वो आपको देना होगा। और इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 15, और इसको प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 15 में। दैट इज द आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 15 क्या कहता है, दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कि इनमें से किसी के बेसिस पर, किसी एक के बेसिस पर जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो जो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बट इन दिस केस, जब हम यहाँ बातें हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का, जब हम एग्जांपल पाते हैं, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है कि उनकी जो चाइल्ड केयर लीव की पॉलिसीज हैं, उनमें वहां पर हमको दिक्कत मिल रही है कि वो महिलाओं को, विमेन को वहां पर एक्चुअल राइट्स वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मैनी मैटरनिटी बेनिफिट्स गिवन फॉर डिलीवरिंग द चाइल्ड वर नॉट सफिशिएंट एंड आर परहैप्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीएल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जो चाइल्ड डिलीवरी के लिए जो लीव देते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन बच्चों की केयर करने के लिए जो लीव है वो डिफरेंट है। मींस जो डिलीवरिंग चाइल्ड, ये एक डिफरेंट है। जैसे अभी कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा डिलीवरी उसका होना है, जन्म देना है बच्चे को, तो उसके लिए तो उसको लीव देनी ही पड़ेगी। लेकिन सपोज करो आने वाले 2 इयर्स बाद बच्चे के एग्जाम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला घर पर नहीं है उनके साथ में, तो क्या बच्चे के एग्जाम के लिए मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती? ले सकती है। तो ऐसे केसेस में भी जो स्टेट है, जो मींस जो एम्प्लॉयर है, वो उनको लीव देगा, और वो भी कैसी लीव देगा? पेड लीव। अगर हम बात करें कि अभी चाइल्ड केयर लीव पर क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो रूल 43C ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल, वो ये कहता है कि 2 इयर्स की लीव मिल सकती है चाइल्ड केयर लीव के लिए, फीमेल एम्प्लॉइज के लिए 2 इयर्स की लीव मिल सकती है, और वो भी कैसी होंगी? पेड लीव। मीन्स आप उनकी सैलरी को डिडक्ट नहीं कर सकते। इट इज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स। और ऐसा नहीं है कि वो आप सोचें कि भी छोटा सा कोई बच्चा है 1 ईयर का, 1 मंथ का, उसी के बच्चे के केयर के लिए मिल सकती है ये। 18 ईयर्स से छोटा अगर उनका बच्चा है तो उसकी केयर करने के लिए कभी भी ये लीव ले सकते हैं वो। दिस लीव कैन बी यूज्ड फॉर एनी चाइल्ड रिलेटेड नीड्स लाइक एग्जाम्स और इलनेस, किसी के लिए भी ले सकते हैं। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नॉट अडॉप्टेड दीज प्रोविजंस ऑफ सीसीएल, और हिमाचल प्रदेश में ये वाले जो रूल्स थे उनकी पॉलिसी में नहीं दिखते। सो देयर इज नो एज लिमिट इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड। ये जो 18 ईयर्स वाली एज है, ये अगर उनका बच्चा डिसेबल्ड है तो उसमें ये वाला नियम, ये वाला रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था, और ये कहता है कि 26 वीक्स की पेड लीव मिलेंगी। वो कैसी होंगी? पेड मैटरनिटी लीव। मीन्स बच्चा जब डिलीवर होता है उस टाइम पर 26 वीक्स की आपको अराउंड जो है क्या मिलेगी, जो है किसी विमेन को, किसी मदर को लीव मिलेगी। हाँ, इसमें एक नियम भी है कि अगर जो बच्चा मीन्स डिलीवर होना है उससे 8 वीक्स से ज्यादा पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं कि आपका जो है जो बच्चा मीन्स होना है, डिलीवर होना है, सपोज करो कि जो है मार्च में, ठीक है, आप पहले से ही लीव ले लें दिसंबर से, नहीं, मार्च से 2 मंथ अगो पहले ही आप मीन्स जो है उससे बिफोर लीव ले सकती है जो महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये रहा मदर मैटरनिटी या चाइल्ड केयर लीव से रिलेटेड आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास में है पुलिकट लीव। ये बहुत न्यूज में है, और ये इसलिए न्यूज में है कि अभी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इसका बहुत बड़े एरिया को डी नोटिफाई करने का प्लान कर रही है, उसके नोटिफिकेशन लेकर के आने वाली है। क्या है डी नोटिफाई करने का मीनिंग? मीन्स अभी
जो पुलिकट का एरिया है वो नोटिफाइड एरिया में आता है और मीन्स इको सेंसिटिव जोन में आता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ऐसा एरिया जो नोटिफाइड एरिया है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का, है ना, उसके लैंड का एनक्रोचमेंट नहीं होगा। तो ये वाले रूल्स वहां पर लागू होते हैं। अगर उस एरिया को सपोज करो इतने एरिया को तमिलनाडु गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर दे, इट मीन्स अब यहाँ पर कोई बिल्डिंग भी बन सकती है, पार्क बन सकते हैं, रोड बन सकते हैं। तो इस तरह की वजह से ये क्या आ गया, न्यूज में आ गया। और ये एक मीन्स एक सीरियस कंसर्न की बात है कि हम जो एक बायोडाइवर्सिटी का एरिया है उसको हम डी नोटिफाई करना वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही है। तो इसको आप पहले एक बार मैप पर देख लीजिए कि ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन और इधर हो गया तमिलनाडु। सो द पुलिकट लेक लाइज इन द रीजन ऑफ बोथ द स्टेट्स, मीन्स उसका कुछ रीजन आता है तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में और मोस्टली इसका जो एरिया आता है वो आता है आंध्र प्रदेश में। ये है आपका श्री हरिकोटा आइलैंड और यहीं से जो हमारा जो स्पेस लॉन्च सेंटर है, रॉकेट लॉन्च सेंटर है, वो भी आता है। तो बे ऑफ बंगाल से इस लेक को अलग करता है, डिवाइड करता है कौन, श्री हरिकोटा आइलैंड। नाउ लेट्स सी सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन प्रीवियस मल्टीपल एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिकट लेक क्या है, ये एक बर्ड सेंचुरी, मींस इट्स पॉपुलर फॉर बर्ड्स और इट इज द सेकंड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है ये। तो इट मींस ये कोई छोटी मोटी जो है लेक नहीं है कि जिसको अचानक से न्यूज में आ गया। द सेंचुरी कट्स अक्रॉस, आंध्र प्रदेश में भी लाई करती है जो तमिलनाडु में। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो फर्स्ट कौन सी है, लेक चिल्का उड़ीसा की। तो लेक चिल्का फर्स्ट रैंक पर आती है और ये जो पुलिकट लेक है ये सेकंड रैंक पर आती है, ठीक है, एज ए ब्रैकिश वाटर लेक। व्हाट इज ब्रैकिश वाटर लेक, ऐसी कोई भी लेक, आई कैन शो यू हियर, जस्ट हैव इट, ऐसी कोई भी लेक जो ओशियन के किनारे हो या सी के जो है कोस्टल एरिया में हो और उसका कुछ कुछ पानी मीन्स ओशियन का जो साल्टी वाटर है उसमें आता हो, लेकिन पूरी तरह से वो ओशियन से मिली हुई ना हो। देखो क्योंकि बीच में इसमें गैप है ना, यहाँ पर आइलैंड है, तो मीन्स इसमें ओशियन का पानी तो आता है लेकिन टोटली ओशियन का नहीं आता, कुछ रिवर्स का वाटर भी इसमें आता है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी वाटर बॉडी को हम ब्रैकिश वाटर या लगून भी कहते हैं, लगून लेक, ठीक है, तो इसी को हम लगून भी कहते हैं। सो इट इज श्री हरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स लगून फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। श्री हरिकोटा क्या है, इंडिया का रॉकेट लॉन्च पैड है और इसका नाम और क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पर है। इट और अगर हम बात करें लेक पुलिकट की तो इट सपोर्ट्स लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ फ्लेमिंगोज। जो फ्लेमिंगोज नाम की बर्ड है, फ्लेमिंगो नाम की बर्ड है, उसका बहुत बड़ा मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर वो कहीं मिलते हैं तो यही मिलते हैं। द लेक रन्स पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर न्यूज। दिस इज आसियान फ्यूचर फोरम। आसियान फ्यूचर फोरम की फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, फर्स्ट टाइम इसकी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज हुई है और उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर उन्होंने क्या किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको पता है एस जयशंकर साहब जो है इनकी वाइफ कहाँ से है, इनकी वाइफ जापान की है, ठीक है ये ध्यान रखना, ये खुद इंडिया की और जापान की वाइफ है क्योंकि फॉरेन सर्विस में रहे। तो आसियान फ्यूचर फोरम की फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है, हनोई में। हनोई कहाँ पर है, वियतनाम में, ठीक है। चलिए क्या है, इसको प्रपोज किसने किया था कि भाई हमें आसियान फोरम का एक फ्यूचर लेवल को लेकर एक मीटिंग करनी चाहिए, तो वियतनाम ने ही इसको जो है प्रमोट किया था, प्रोजेक्ट किया था। 43rd मीटिंग हुई थी आसियान की, कब, 2023 में। तो 2023 वो टाइम है जब वियतनाम में प्रमोट किया कि भाई हम एक फोरम बनाते हैं, आसियान फ्यूचर फोरम, AFF। तो 23 में इसका प्रमोशन आया कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं और 24 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, ऑर्गेनाइज हो गई। है क्या ये आसियान फ्यूचर फोरम, तो ये है कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर आसियान मेंबर स्टेट्स। तो जो आसियान कंट्रीज हैं, अभी बताएंगे आपको व्हाट इज आसियान मेंबर्स। आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, उन्हीं का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे वहां पर मीटिंग्स करते हैं, एज वेल एज पार्टनर कंट्रीज। तो आसियान के टोटल मेंबर जो है जो 10 है,
वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टनर कंट्री भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इंडिया। इंडिया आसियान का फुल मेंबर नहीं है बट एक पार्टनर नेशन है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया हमने। और ये काम करेगा पॉलिसी रिकमेंडेशन वगैरह पर, नए नए आइडियाज पर। ठीक है, इसका मेन क्या होगा कि प्रोमोटिंग शेपिंग आसियान डेवलपमेंट पाथ, तो जो आसियान के कंट्रीज हैं उन सबके डेवलपमेंट को सिक्योर करना। इफ वी टॉक अबाउट आसियान, व्हाट इज आसियान, तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये है आसियान की फुल फॉर्म। क्या है ये? इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1967। ये कब फाउंड किया गया? 1967 में फाउंड किया गया, ये मिस्टेक हो गई। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान, तो इट्स हेडक्वार्टर आर इन जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पॉइंट हमारे पास में, टोटल मेंबर कौन कौन है इसके? 10 मेंबर्स हैं इसके आसियान के। और एक तो इसका नंबर पूछता है वो एग्जाम में कि कितने मेंबर्स हैं आसियान में, तो 10 है। और ये पूछता है कि क्या इसका इंडिया मेंबर है? नो, इंडिया इज नॉट अ फुल मेंबर ऑफ आसियान। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट्स नेम, द नेम ऑफ द मेंबर। क्या है? ब्रुनेई, बर्मा दैट इज म्यांमार, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये इसके करंट मेंबर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एशिया का रीजन है, ये इधर चाइना हो गया, ये इधर हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ ये म्यांमार हो गया और यहाँ पर अपना इंडिया हो गया। ठीक है, तो म्यांमार हो गया, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम और आपका फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज आसियान। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियावाकी मेथड पर। ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? बिकॉज मियावाकी टेक्निक है जो एक अर्बन अफोरेस्टेशन मेथड है। ठीक है, ये सब छोड़िए, एक क्या है ये, एक अर्बन फॉरेस्टेशन की टेक्निक है। और इस टेक्निक को इस समय पॉपुलर है बिकॉज अभी इंडिया ने इजराइल के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जरा कि क्या है इसमें। क्या है ये? अर्बन अफोरेस्टेशन का एक मेथड है, टर्निंग समवन्स बैकग्राउंड इनटू अ फॉरेस्ट। तो हमारे पीछे, घर के पीछे, पार्क वगैरह में कुछ लैंड जो है अनयूज्ड होती है, उसको ऐसे समझो कि फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मियावाकी इज अ टेक्निक पायनियर्ड बाय जापान के एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा मियावाकी। ठीक है, दैट हेल्प्स बिल्ड डेंस नेटिव फॉरेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत ही शॉर्ट टाइम में वहां पर एक बहुत घना, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट डेवलप करने की ये टेक्निक है। तो इट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन। मींस देखो, आप नॉर्मली जानते होंगे कि किसी एरिया में अगर फॉरेस्ट को डेवलप करना है तो यू हैव टू वेट अराउंड 50 ईयर्स, अराउंड 100 ईयर्स, तब जाकर के एक अच्छा सा फॉरेस्ट डेवलप होता है। बट थ्रू दिस मेथड वी कैन डेवलप इट अराउंड 3 to 4 ईयर्स में ही डेवलप कर दिया जाता है इसके थ्रू फॉरेस्ट। दिस मेथड इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज। कैसे करते हैं इसमें कि अभी आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें काम क्या है इसका, ये देखो आप, है ना, इसमें एक छोटा सा एरिया होता है और उस एरिया में जो नेटिव स्पीसीज होती हैं पेड़ों की, प्लांट्स की, उनको इसमें प्लांटेशन उनका किया जाता है और बहुत ही लेस गैप पर उनको प्लांट किया जाता है। मींस एक प्लांट यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, इस तरीके से उनकी प्लांटेशन कर दी जाती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? ये ऐसा करने से क्या हो जाता है, अब हम देख लेते हैं कि सेम एरिया में, और इससे एक तो देखो स्पेस सेव होता है ना, तो बहुत घना जंगल थोड़ी से ही स्पेस में डेवलप हो जाता है। और जो सैपलिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो उस टाइम पर भी, और वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचने देते वहां की जो नीचे लैंड वाला एरिया, तो उससे जो वीड्स होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, सैपलिंग्स बिकम मेंटेनेंस फ्री, और जल्दी ही वो मेंटेनेंस फ्री हो जाते हैं, अपना मेंटेनेंस वो खुद कर लेते हैं, मींस विद इन 3 ईयर्स। तो इस फॉरेस्ट की केयर करनी होती है 2 से 3 ईयर्स तक बस। ठीक है, उसके बाद वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं।
तो जहां हमको ट्रेडिशनल प्रोसीजर के थ्रू अराउंड 100 ईयर्स लगते थे फॉरेस्ट को डेवलप करने में, इसके थ्रू 2 से 3 ईयर्स में ही अच्छा खासा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है ये? द अप्रोच इज सपोज टू एंश्योर दैट प्लांट ग्रोथ इज 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है इसमें, रिजल्टिंग प्लांटेशन इज 30 टाइम डेंसर देन यूजुअल। नॉर्मल जो होता है उससे भी 30 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है स्टडी किया और उसके साथ में ही हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी देखे। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू revise today's session with the help of MCQs. So I hope that you are enjoying these sessions, and I also suggest you that please have your pen and paper while you are connecting with this session, and आप नोट करते जाइए MCQs को, टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को। यही जो आपकी नोटबुक होगी आगे चल करके आपके लिए काम करेगी जब आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, जब एग्जाम से कुछ दिन पहले का टाइम रह जाता है तो फिर आपके पास में क्या होता है, वही जो नोट्स होते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स, वही आपके काम आते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।